हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस इज क्विक बाइट्स। तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने नोट्स बना के पढ़े हैं। अब जो है नॉर्मली हम बुक के थ्रू मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, बुक के थ्रू पढ़ाता जाऊंगा लाइन बाय लाइन। और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, आज जो है हम वेदर क्लाइमेट जो भी होते हैं उनके बारे में, मेनली क्या डिफरेंस होता है एक वेदर और क्लाइमेट में, ये हम पढ़ेंगे। और क्या होता है क्लाइमेटिक चेंजेस क्या क्या होती हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक का जो भी रीजन का क्लाइमेट चेंज होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को गाइड करते हैं या उनको स्पेसिफाई करते हैं, और वहाँ के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ के प्लांट्स होते हैं, वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बच्चों, आप जो है नॉर्मली आपने अपने न्यूज़ में जब देखते होंगे, आप जो रोज़ आपको वेदर फोरकास्ट दिया जाता है, ठीक है, कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है, कल का, यहाँ तक कि आपको ये बता दिया जाता है कि अगले महीने तक के, कुछ दिनों तक के जो है मौसम कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली जो वेदर होता है ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर डे का होता है, ठीक है। नॉर्मली हम किसी पर्टिकुलर डे का हम वेदर क्या करते हैं कि आपके आने वाले 24 घंटे में कि जो आपका मौसम है, तापमान है, कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी कुछ नहीं होता। ह्यूमिडिटी क्या है कि आपके एयर में कितना मॉइस्चर कहने का मतलब कि नमी, वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका अमाउंट कितना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर ज़्यादा नमी प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं ज़्यादा ह्यूमिड है, ठीक है। तो जो वेदर होता है वो आपके किसी एक पर्टिकुलर डे का होता है, और 24 घंटे में कैसा वो होने वाला है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बताते हैं वेदर फोरकास्ट में, ठीक है। तो नॉर्मली जो है आपके वेदर फोरकास्ट में क्या होता है कि अगले दिन का होता है, और नॉर्मली वेदर जो है वो आपके पिछले 24 घंटे में कैसे थे, वेदर टेम्परेचर कैसा था, ह्यूमिडिटी कैसे थी या रेनफॉल वगैरह, वो इन्फॉर्मेशन जो है उसका वेदर कहलाता है। तो शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आपके एटमॉस्फेयर का कंडीशन कैसा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का कंडीशन कहने का मतलब कि आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या बारिश हो रही या नहीं हो रही, ये सारे जो कंडीशंस होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपकी जो वाटर में जो नमी है वो ज़्यादा है या कम है, रेनफॉल हो रहा है नहीं हो रहा, इसके साथ साथ विंड स्पीड, हवा की जो गति है वो कैसे तेज़ है या कम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं उस जगह का। तो वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेस या प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो आप इसको सिंपल ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो कि शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आपको लिखना है, अगर ज़्यादा लंबा डेफिनेशन रखना है तो आप लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ठीक है। तो ये देखिए, आपको जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डेली वेदर रिपोर्ट का, जिसमें मंडे से लेके आपके संडे तक का जो है नॉर्मली वेदर जो है आपको बताया गया है कि टेम्परेचर कितना रहा, उनमें जो मौसम कैसा, सनी डे रहा या रेनी डे रहा, बारिश हुई या नहीं हुई। वो यहाँ पे देखो लिखा ना, मोस्टली सनी, टेम्परेचर कोल्ड रहा, इंक्रीजिंग क्लाउड्स, बादल बढ़ते गए, और उसके बाद फिर बारिश हुई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका दिया जाता है कि मिनिमम इतना टेम्परेचर जा सकता है, मैक्सिमम इतना टेम्परेचर जा सकता है। तो टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, बारिश जो हो गई, या आपके विंड स्पीड जो है, ये जो है वेदर के एलिमेंट कहे जाते हैं। जो भी आपका मौसम होता है उनका क्या कहा जाता है, तत्व उनके कहे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदर के एलिमेंट कौन कौन से या किन किन पे जो है वेदर आपका डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, यही जो है किसी भी एक एरिया का वेदर को कंट्रोल करता है। तो वेदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, ठीक है, वो तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत से कि आज
तुरंत अभी वो धूप था, तुरंत बादल छा गए, बहुत तेज़ बारिश हुई, फिर तुरंत धूप निकल आई। तो आपके सडन आवर्स में 1 घंटे या विदिन 1 घंटे और 2 घंटे के अंदर ही आपको क्या हो सकता है, वेदर जो है चेंज हो सकता है कि अभी तुरंत बारिश हो रही थी, फिर से आपका सनी डे आ गया। तो वेदर जो है इसीलिए इसमें कम्प्लेक्स फिनोमेनन कहा जाता है कि आप जो है इनको पूरी तरीके से जो आप इनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ठीक है, कि अब क्या होगा, कब क्या होगा। लेकिन एक मोटा मोटी जो है आप वेदर फोरकास्ट क्या कर सकते हो। तो वेदर फोरकास्टिंग होता क्या है? वेदर फोरकास्टिंग मेनली आपका वही प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में जो है आपका जो मौसम है किसी भी एक एरिया का वो कैसा रहने वाला है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। तो नॉर्मली जो है आप न्यूज़ में हर दिन सुनते हो कि आज का मौसम ऐसा रहने वाला है, कल का मौसम ऐसा होने वाला है। तो मेनली ये करते कौन है? तो ये मेनली जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं और वो ये इन सारी चीज़ों को अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, जो आप जानते हो उपग्रह होते हैं सैटेलाइट्स जो हर कंट्री अपना अपना भेजता है, उसके थ्रू वो देखते रहते हैं कि इस रीजन में ऊपर क्लाउड्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, नहीं बन रहे। टेम्परेचर जो है वो रीड करते हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो उनसे जो है वो स्टडी करते रहते हैं। और अब तो सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत सारे बन गए हैं जो खुद ब खुद रीड करके वो क्या करता है कि आपको बता देगा कि अगले दिन कैसा रहने वाला है। तो एक कहते हैं ना मोटा मोटी जो है आपका वो भविष्यवाणी एक तरीके से कर देते हैं कि कल का दिन कैसे रहने वाला है, और उसी तरीके से वो वेरी करते हैं क्लाउड के मूवमेंट्स की वजह से, कौन से एरिया से क्लाउड ऊपर से जा रहा है और उनकी स्पीड क्या है, तो कब तक वो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इन सब को कैलकुलेट करके वो बता देते हैं कि बादल यहाँ तक आएंगे और बारिश हो सकती है। तो ये सारा चीज़ इनसे होता है। तो जितने भी वेदर स्टेशन होते हैं ना वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, वो एक दूसरे से सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिनसे वो एक दूसरे से क्या करते हैं कि अपने वेदर के इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, साझा करते हैं, बांटते हैं आपस में। तो ये एक्टिविटी है एक जो आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल में करना है। आपको एक फ़ाइल बनानी है प्रोजेक्ट की, उसमें आपको ये एक्टिविटी करनी है, जिसमें आप एक ऐसा टेबल बनाओगे और लगभग आप 15 दिन के, ठीक है, यहाँ पे जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो लगभग आप 2 वीक्स का जो है आप अगर आप पेपर नहीं ले सकते तो नॉर्मली आपके मोबाइल में जो है आप देखते हो टेम्परेचर वगैरह का रहता है, आप मोबाइल से कर सकते हो, या नॉर्मली आप जो है गूगल पे सर्च करके आप ये कर सकते हो। तो जिनके घर में पेपर आता है, आप पेपर कटिंग से आप 2 वीक्स के जो है ये जो भी डेट क्या थी, टाइम जो है सनराइज़ और सनसेट कब होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा, ह्यूमिडिटी कितनी है और रेनफॉल कितना होने वाला है, ये सारी जो है वेदर कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से ग्रुप में आपको बता दूंगा कि क्या करना है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। तो इससे जो है आपको ये पता चलेगा ना कि आपका जो वेदर है वो हर दिन क्या होता है, बदलता रहता है। सनसेट का, सनराइज का टाइम बदलता रहता है, टेम्परेचर जो है थोड़ा थोड़ा वेरी होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वेदर फिनोमेना है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको आप नॉर्मली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मोटा मोटी आप कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से आप 100% उसके श्योर नहीं हो सकते। तो ये वेदर होता है शॉर्ट टाइम चेंजेस, वेदर वो आपके एटमॉस्फेरिक चेंज। क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी एरिया का, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस का, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का एवरेज वेदर कंडीशन क्या होता है ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत से समय के लिए, लगभग 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा, कि किसी भी एक एरिया का वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा रहता है, वो ठंडा रहता है, गर्म रहता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती हैं, ज़्यादा बारिश होती हैं। तो इसके आधार पर वहाँ का एक जो है स्पेसिफिक रीजन का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी एरिया का, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है। औसतन कैसा रहता है वहाँ का रोज़ का जलवायु, उसका जब हम एवरेज लेते हैं तो ओवर 100 ऑफ ईयर्स, 200 ऑफ ईयर्स, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, वो क्या कहलाता है, वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है। तो इनमें भी कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो कितना एयर जो है प्रेशर लगाता है, विंड कैसा है, विंड का स्पीड कैसा है, डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारे जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को, किसी भी प्लेस क्लाइमेट को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ पे हर जगह जो है आपका सेम टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि जो आपका अर्थ है
वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और उसके साथ साथ वो रिवॉल्व भी करता है। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है कि आपके नॉर्मली डे और नाइट चेंजेस होते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन की वजह से आपके सीजनल चेंजेस होते हैं। तो ये सारे जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन ही मेन है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो भी सीजन चेंज होता है या जो भी डे और नाइट में जो आपका हीट और जो रात और ठंडे में, रात और दिन में आपका टेम्परेचर रात में ठंडा होता है, दिन में थोड़ा गर्म होता है। तो ये सब जो है आपके रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से ही होता है। तो जो भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो क्लाइमेट को रीड करते हैं, उन्होंने क्या किया कि अर्थ को जो है 4 क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा है, जो आपके होते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। तो नॉर्मली आपको पता है कि अर्थ को जो है हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम क्या करते हैं, जब आप ग्लोब पढ़ते हो तो बांटते हैं, ठीक है। तो जो बीच वाला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री मानते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे आपका जो है डिग्री जो है वो बढ़ता रहता है, जैसे आप एंगल से लेते हो। तो 0 से 20 डिग्री वाले जो भी होते हैं वो क्या होते हैं आपके ट्रॉपिकल एरिया वाले होते हैं, जो इक्वेटर के पास होते हैं। 0 डिग्री वाले यहाँ के पास वाले जो भी होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल होते हैं। 20 से 40 डिग्री आप नॉर्थ या साउथ में जाते हो तो आपका क्या होता है सब ट्रॉपिकल होता है। 40 से 60 डिग्री जब आप और ऊपर जाते हो तो क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। और आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन जो 60 to 80 वाले होते हैं वो आपके वैसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है कि स्नो जो है, ग्लेशियर वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। सोलर रेडिएशन जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्या करता है कि ड्यूरिंग डे, दिन के समय में क्या होता है कि आपके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, अर्थ के सरफेस को गर्म करता है, जिसकी वजह से कि आपका क्या होता है कि दिन जो है वो गर्म होता है। और यही रात में क्या होता है कि नॉर्मली आपकी जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो है आपके जो सोलर रेडिएशन होते हैं कम हो जाती हैं। तो टेम्परेचर, रेनफॉल वेरिएशंस, ये सारे कुछ जो है आपके जो है रीजन्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि आपके ये अलग अलग जो रीजन्स आपने पढ़े, जिनकी वजह से अलग अलग सीजन्स आती हैं, ठीक है। इन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सीजन्स आती हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल। तो नॉर्मली आप जानते हो कि जो भी टेम्परेचर होता है वो आपका समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी हो गया, या रिट्रीटिंग मानसून होता है, ठीक है। तो तो जो भी विंटर होता है उनमें क्या होता है कि आपका जो वेदर होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। जो भी नॉर्थन प्लेन होते हैं इंडिया में, जो नॉर्थन के साइड जो है दिल्ली वाला इलाका, जो भी पंजाब, ये सब जो इलाका है, यूपी वगैरह, एमपी वगैरह, और इससे भी ज़्यादा आप जो है उधर के साइड जाओ, नॉर्थन प्लेन्स की बात करते हैं हम नॉर्मली, माउंटेन रीजन तो और भी ज़्यादा ठंडे होते हैं, कश्मीर वगैरह। तो ये क्या होता है कि ठंडा होता है ना। इसके साथ साथ क्या होता है कि विंटर जो है ऑलमोस्ट ड्राई होता है थ्रू आउट इंडिया, मीन्स वहाँ पे कभी बारिश वारिश नहीं होती। और डे टाइम क्या होता है कि गर्म होता है हर जगह, ठीक है, इंडिया में। और नाइट जो है वही नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। सिर्फ रात ही जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है नॉर्थ इंडिया में। और जनरली जो है टेम्परेचर जो है जब आप साउथ से नॉर्थ इंडिया के साइड जाते हो तो वो घटता जाता है। साउथ में आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब गर्म होता है। तो कहते हैं ना, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो नॉर्मली वहाँ पे जो है लोग ऐसे उतना ज़्यादा भी नहीं होता, एसी चला के सो सकते हैं साउथ की तरफ, जब आप आंध्रा वगैरह या कर्नाटका वगैरह जाते हो। जब आप समर की बात करते हो तो समर क्या होता है कि हॉट वेदर सीजन होता है, जहाँ पे आपका वेदर जो है गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका हीट का जो है ना साउथ टू नॉर्थ जो वो शिफ्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉर्थन रीजन होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, जल्दी गर्म होता है साउथर्न पार्ट से। तो इस तरीके से जब आप मिड समर में जाते हो अंटिल द मिड ऑफ रेनी सीजन, आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है घटता जाता है, ठीक है, जब आप समर की सीजन में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंड भी नॉर्थ में ज़्यादा है और गर्म भी आपका एक तरीके से ज़्यादा होता है। जो नॉर्थ वाला रीजन है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो राजस्थान वगैरह, जो कि आपके वेस्ट के साइड थोड़े से हो जाते हैं, राजस्थान वगैरह में वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पे जो है सनलाइट भी बहुत ज़्यादा होता है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है, गर्म होता है वहाँ पे, और ये डेजर्ट एरिया होते हैं। जबकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब उधर आसाम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओ, मेघालय की तरफ जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। और वहाँ पे मॉडरेट सनलाइट होती है, इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं होती, और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वो एयर में जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो ये जो होते हैं आपके टिपिकल ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जहाँ पे आपके जो है बारिश अच्छे से होती है, ह्यूमिड रीजन होता है।
पोलर रीजन जो भी होते हैं वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलता, बारिश भी इतनी नहीं होती, और नॉर्मली वो जो है आपका ठंडा रहता है और ड्राई रहता है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है आपका एक एरिया का, एक रीजन का जो है क्लाइमेट डिपेंड करता है। कौन कौन से वो रीजन है? तो सबसे पहला आपका होता है अमाउंट ऑफ सनशाइन इट गेट्स, उसको कितना ज़्यादा मतलब सूर्य की रोशनी मिल रही है। दूसरा, ये रीजन जो है आपके प्लेन में, मैदानी भाग में है या हिली रीजन्स में। तो नॉर्मली जो भी हिली रीजन्स में रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर कम होता है ना। इसके साथ साथ समुद्र से ज़्यादा दूरी कितनी है, तो जो भी समुद्र के पास वाले एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वो क्या होते हैं कि ठंडे होते हैं प्लेन से, ठीक है। उसके साथ साथ आपके विंड का जो है दिशा क्या, वो कौन से दिशा में बढ़ रही है। तो कहते हैं ना कि समुद्र के द्वारा जो हवाएं आती है, मानसून जो इंडिया में जो मानसून आता है, वो जो भी बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठती है उनकी वजह से हमारे इंडिया में बारिश होती है, तो वो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ओशन करंट। ओशियन करंट में क्या होता है कि जो भी वार्म ओशियन करंट्स होते हैं वो उसके आसपास के एरिया के क्लाइमेट को क्या करेंगे कि गर्म और वेट कहने में तो वहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। और कूल ओशियन करंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ के एरिया को, क्लाइमेट को जो है वो कोल्ड बनाते हैं और उसके साथ साथ ड्राई बनाते हैं। नमी जो है उसमें, एयर में जो है ह्यूमिडिटी जो होती है कम होगी, एयर मॉइस्चर कम होंगे। इसके साथ साथ इक्वेटर से डिस्टेंस, तो जो भी आप अर्थ पढ़ते हो तो हम ऐसा कहते हैं ना कि इक्वेटर पे जो है आपका सनलाइट जो है वो डायरेक्ट हिट करता है और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे या नीचे पोल की तरफ जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। तो अब जो बात आती है क्लाइमेट और एडेप्टेशन की, तो अभी तक आपने समझा 4 तरह के क्लाइमेटिक हम उसको बांटते हैं, ठीक है। और ये जो है आप अर्थ के मैप को वर्ल्ड के मैप को देख सकते हो, है ना। तो इसमें जो आपके जो ये ऊपर वाले जो भी नॉर्थर्न रीजन्स हैं ये पूरी तरीके से पोलर होते हैं, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैसे आइसलैंड, जो आपके जो कनाडा वगैरह हो गया, ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, ये कुछ जो रीजन्स होते हैं ये जो है आपके बिल्कुल पोलर रीजन्स में आते हैं। फिर जो आपका ये ग्रीन्स है ये आपके टेम्परेट रीजन में आता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है कम होता है। फिर आपका आता है येलो वाला जो एरिड रीजन, जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम होती है। फिर ये जो रीजन्स हैं इक्वेटर के जस्ट पास वाले जो इंडिया वगैरह जो होता है, ये रीजन जो है जो आपके इक्वेटर के आसपास के होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। फिर आपके ये थोड़े से ऑरेंज कलर के ये मेडिटेरियन वाले जो मेडिटेरियन सी के आसपास वो वहाँ के विंड करंट के वास्ते आते हैं। और फिर येलो वाले माउंटेन जो है वो माउंटेन रीजन को दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के क्लाइमेट जो है आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ के रहते हैं वो वहाँ के करते हैं कि आपके उसके अनुसार क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं। तो एडेप्टेशन होता क्या है? एडेप्टेशन इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट टू वन सराउंडिंग। एडेप्टेशन कुछ नहीं है, अपने आसपास के सराउंडिंग में जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार खुद को ढाल लेना, खुद को चेंज कर लेना, वही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है। वो एबिलिटी होती है जिसके अनुसार वो खुद के अपने आसपास के अनुसार क्या करते हैं, खुद को ढाल लेते हैं। तो ऐसा आपने टर्म सुना हुआ ना कि अब जो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि यहाँ के लोग जो है खुद को अडेप्ट कर लिया है ना, तो उसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो इसमें जो है हम अलग अलग रीजन्स के हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो है पोलर रीजन्स जो देखते हो, पोलर रीजन्स क्या होता है कि मेनली पोल्स के साइड, जब अर्थ में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के उसके आसपास के एरिया को हम पोलर रीजन्स कहते हैं। तो इनमें जो आपके कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, ये सब यूएसए में आते हैं। और रसिया के साइबेरियन जो रीजन होते हैं ये सारे जो हैं आपके नॉर्मली ये सारे जो रीजन जो है वो पोलर रीजन्स में आते हैं। इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज जो हैं जो कि नॉर्मली जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है वो आपके इंडिया हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये सारे कुछ जो रीजन्स हैं जहाँ पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश एम्पल अमाउंट में होती है, अच्छे अमाउंट में होती है। डेजर्ट क्या होता है? वो हॉट और ड्राई, जहाँ पे सैंडी लैंड होता है, बालू रेत होती है जहाँ पे, और कुछ ही प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन इतना ज़्यादा नहीं होता। और एनिमल जो यहाँ पे रहते हैं वो खुद को ऐसे ढालते हैं कि वो जो है कम पानी में और कम फूड में भी वो क्या कर सके, रह पाए, अपने जीवन यापन को चला पाए। तो नॉर्मली डेजर्ट जो है वो हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, सिर्फ आपके अंटार्कटिका को छोड़ के। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में आपके कोई भी डेजर्ट नहीं है।
जब आप एडेप्टेशन पढ़ते हो ना, तो एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि जो भी पोलर रीजन में फिश पाए जाते हैं उनमें एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल्स इसलिए होते हैं ताकि जो इतने ठंडे पानी में भी वो रहे ना, तो वो जमे ना, ठीक है। तो वो उनको क्या करता है कि फ्रीजिंग से बचाता है। तो अब आइए हम कुछ पोलर रीजन्स के एनिमल्स के जो एडेप्टेशन को पढ़ते हैं। तो नॉर्मली जो ऐसी एरियाज में जैसे कि नॉर्थ या साउथ पोल में जो भी रहते हैं, जो भी आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन वाले होते हैं, इनको पोलर रीजन्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको एनिमल्स में आपको पोलर बियर्स, पेंगुइन, सील, व्हेल, आर्कटिक फॉक्स, वॉलरस जो है, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी पोलर रीजन होता है ना, इनमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन क्लाइमेट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि आपके बर्फ जमी हुई होती हैं। तो इनके अनुसार एनिमल्स क्या करते हैं, खुद को ढालते हैं। जैसे कि पोलर बियर जो भी होते हैं, तो वो नॉर्मली आर्कटिक रीजन में रहते हैं, जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है, चारों तरफ ढकी हुई रहती है, हमेशा ठंड रहता है, ठीक है। तो ऑटम सीजन में नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी पोलर बियर्स होते हैं वो बड़े बड़े क्या करते हैं, डेनमाद जो जैसे कि वो गुफाएं जो है वो खुद के खोदते हैं, और जो भी रॉक या क्लिफ के नीचे, चोटियों वगैरह के नीचे क्या करते हैं, वो शेल्टर लेते हैं, और वो महीनों महीनों तक क्या करते हैं कि सोते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन को दूसरे टर्म में जो है हम लोग विंटर स्लीप भी कहते हैं। जब नॉर्मली आपका टेम्परेचर, एक बार क्या होता है कि टेम्परेचर जब कम होता है, तो जो भी पोलर बियर या बियर होते हैं वो एक बार में बहुत सारा खाना खाते हैं और उसके बाद वो सोने चले जाते हैं, ठीक है। महीनों महीनों तक वो सोते रहते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि उनके बॉडी के नीचे बहुत ज़्यादा फैट का लेयर होता है, जो भी वो खाते हैं उनको फैट के रूप में स्टोर करके रखते हैं, और ये फैट जो है उनको क्या करता है, ठंड से बचाता है, उनको गर्म रखता है। इसके साथ साथ पोलर बियर का क्या, जो वाइट जो फर होता है उनके ऊपर जो खाल होती है वो वाइट कलर की होती है, और जो उनके जो पॉज वगैरह होते हैं वो बहुत ही फरी होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो उनको क्या करते हैं कि उनको गर्म रखते हैं। और इसके साथ साथ उनका जो फर होता है वो वाइट कलर का होता है, जो कि स्नो में दिखता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने शिकारी से बच के रहते हैं, और ना दिखने की वजह से वो क्या करते हैं कि अपने शिकार को ईजिली जो है वो पकड़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ जो पोलर बियर्स होते हैं ना, उनके जो गार्ड हेयर होते हैं वो होलो होते हैं, ठीक है, वो अंदर से होलो होते हैं, खोखले होते हैं, जिनकी वजह से क्या करता है कि अब उनमें एयर होता है, ठीक है। तो एयर जो है वो हीट का जो है इंसुलेटर होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करता है कि हीट को ट्रैप करके रखता है, और इसके साथ साथ वो बायोंसी देता है, जिसकी वजह से वो तैरते हैं ना, तो उसको बायोंसी देता है, जिसकी वजह से वो पानी में ईजिली तैर सकते हैं। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्विमर भी होते हैं। वो अपने वाटर के जो है, जब वो वाटर के अंदर तैर रहे होते हैं तो अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं, और बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, वो वाटर अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो पोलर बियर के जो पाउज होते हैं, पंजे होते हैं ना, वो बहुत ही वो तो फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो आइस में वो धंसते नहीं है, ठीक है। तो वो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि जो स्नो वाले जो शूज़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके पैर होते हैं, और उनके साथ जो है उनमें नॉर्मली हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो स्कीड नहीं करते। स्कीड मीन्स वो क्या होते हैं, फिसलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो उनको जो है ये सारी चीज़ें, फैट लेयर जो हो गया, फ्लफ़ी हेयर जो होती है, ये सारी जो है उनको गर्मी देती हैं, गर्मी प्रदान करती हैं, और इसकी वजह से वो इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसके साथ साथ उनके जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। वो जो आपके जो है लगभग जो भी कैरियन होते हैं, जो सरे गले जानवर होते हैं, जो मरने के बाद सड़ रहे होते हैं, उनको बहुत दूर से सूंघ सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए जो है वो कोई भी एक मरा हुआ व्हेल है, उसको 32 किलोमीटर दूर से भी क्या कर सकते हैं, वो सूंघ सकते हैं। तो इस तरीके से जो वो अपने फूड को सर्च करके वो खाते हैं। इसके बाद आपका आता है पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो अभी आपके पोलर रीजन में रहता है, और नॉर्मली ये भी जो वाइट कलर के होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो वाइट जो स्नो का जो वाइट बैकग्राउंड है उनमें वो छिपके रहते हैं, अपनी शिकारी से जो बच के रहते हैं। इसके साथ साथ इनका जो एक स्किन के नीचे इनका जो एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है, जो उनको ठंड से बचा कर रखता है, उनको गर्मी देता रहता है। इसके साथ साथ उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, और जो फीट होती है उनकी वेब्ड होती है, बत्तख के जैसे, जिनकी वजह से वो तैर सकते हैं। तो पेंगुइन जो होते हैं वो गुड स्विमर होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पेंगुइन्स में जो होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ये स्मॉल ईयर से फ़ायदा क्या होता है कि जो जितना छोटा कान होगा ना, हीट उतनी कम जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो उनको इससे क्या होता है कि जो आपका जो बॉडी का जो हीट है वो स्टोर्ड रहता है आपकी बॉडी में, हीट
जो है आपका स्केप नहीं कर सकता, लॉस नहीं होता। तो ये इसका फ़ायदा होता है और उनका बॉडी जो है गर्म रहता है। और नॉर्मली जो पेंगुइन्स है वो एक दूसरे का हर्डल करके चलते हैं, मीन्स झुंड में चलते हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, इससे एक दूसरे की बॉडी क्या करता है, गर्म रहती है। जैसे आप एक साथ चिपक के बैठते हो तो गर्मी लगती है ना, तो वो पेंगुइन ऐसे ही काम करते हैं। इसके साथ कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, तो नॉर्मली जो है वो हार्श क्लाइमेट में अडेप्टेड नहीं होते कि वहाँ पे रह सके। तो वो क्या करते हैं कि विंटर के समय में वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। इनको हम नॉर्मली प्रवास कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को, जो एक जगह से दूसरी जगह तक क्लाइमेट चेंज होने में क्या करते हैं कि मूवमेंट करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंडिया में माइग्रेट होकर आती हैं, जैसे कि आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा। तो ये जो है आपके यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ये मेनली यहाँ पे भरतपुर इन राजस्थान, तो राजस्थान के कुछ रीजन्स होते हैं, भरतपुर सेंचुरी जो है आपके वहाँ पे आपके बर्ड्स आते हैं। और हरी के वेटलैंड होते हैं पंजाब में, वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अब जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एडेप्टेशन क्या होते हैं एनिमल्स के। तो नॉर्मली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से फूड वगैरह की कमी नहीं होती। वहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाएंगे, जैसे कि एप्स हो गया, गोरिल्ला, मंकी, लायंस, टाइगर्स, तो बहुत सारे एनिमल्स आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो चूंकि वहाँ पे एनिमल्स का नंबर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी, फूड का कंपटीशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। हर कोई फूड के लिए लड़ता है, तो और फूड के साथ साथ रहने की जगह के लिए। तो उनके अनुसार क्या करते हैं, एनिमल्स खुद को अडेप्ट करते हैं। जैसे कि फूड के लिए अडेप्टेशन क्या करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि अब फूड का कंपटीशन बढ़ गया, तो एनिमल्स खुद को ऐसे अडेप्ट करेंगे ना, ताकि जो दूसरे लोग उनको इजीली नहीं ले सकते, वो दूसरा उसको जाके ले सके, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि एक वर्ड होता है टोकन। वो टोकन क्या करता है कि उनके जो बीक्स होती हैं, चोंच जो होती है, वो बहुत लंबी होती है। इनसे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी फूड ऐसे या फ्रूट वगैरह जो ऐसे ब्रांचेस पर रखे हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, जहाँ पे नॉर्मली दूसरे पक्षी जिनके चोंच छोटी है वो नहीं जा सकते, वो उन नॉर्मली वहाँ पे रह के और अपने चोंच, लंबे चोंच की वजह से क्या कर सकते हैं, उन फ्रूट्स को भी खा सकते हैं जो कि ऐसे ब्रांचेज पे जो कि बहुत पतली है, तो वो नीचे से ही अपने लंबे चोंच से वहाँ से खा सकते हैं। तो ऐसा फ़ायदा होता है इनका, फूड उनको मिल गया जो नॉर्मली दूसरे बर्ड्स उनको नहीं ले सकते। शेल्टर के एग्जाम्पल के लिए, तो नॉर्मली ये ऐसे एडेप्टेशन करते हैं कि नॉर्मली ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके दूसरे एनिमल्स इजीली नहीं रह सकते। जैसे कि आप रेड आइड फ्रॉग को देखो, वो नॉर्मली क्या करते हैं कि उनके जो मेंढक जो होते हैं नॉर्मली ग्राउंड पे रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, ऐसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी रहते हैं। तो जो भी रेड आइड फ्रॉग होते हैं ना, उनके जो पैड्स होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो स्टिकी होते हैं। ठीक है, उनके फीट में स्टिकी पैड्स लगे होते हैं, डेवलप कर लेते हैं, वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से वो क्या होता है कि ईजिली जो है ट्री पे चढ़ सकते हैं और वहीं पे रहते हैं। और उसी तरीके से मंकी में जो है लंबी लंबी पूंछ होती है, जिनसे वो ब्रांचेज को ग्रास्प करके और उनके जो लिम्स होते हैं ऐसे मॉडिफाई होते हैं कि ईजिली वो पेड़ों पे चढ़ सकते हैं, तो वो पेड़ों पे ही रहते हैं। तो जो उनका जो नीचे का कंपटीशन है वो ख़त्म हो गया, वो ऊपर रहने लगे। तो ऐसे ही अडेप्टेशन करते हैं। कुछ अदर दूसरे अडेप्टेशन है, जैसे कि अब कंपटीशन बढ़ता है, शिकार जो है मतलब शिकारी जो बढ़ रहे हैं, दूसरे एनिमल्स उनको खा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सेंसिटिव हियरिंग वगैरह, जो भी हिरन वगैरह देखोगे उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, आई साइट उनकी तेज़ होती है, स्किन जो है वो पतली होती है और स्किन कलर जो है नॉर्मली उनके सराउंडिंग से मैच कर जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इनको हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, जब नॉर्मली किसी का स्किन का जो कलर है वो नॉर्मल जो आपके सराउंडिंग से मैच कर जाता है, उनको हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं। तो कहते हैं ना कि गिरगिट जो है अपने जैसे ही रंग बदलता है, तो नॉर्मली जैसे सराउंडिंग होता है ना, उसी सराउंडिंग के अनुसार वो अपने क्या करता है, बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है। इसी को हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं। तो कैमोफ्लेज जो है ना, वो आपके क्या करता है कि प्रेडेटर से आपको बचाता है। कोई भी आपको जो नॉर्मली जब आप अपने सराउंडिंग के कलर में छिप जाओगे, तो आपको कोई शिकार जो है आपको ढूंढ नहीं पाएगा, शिकारी आपको ढूंढ नहीं पाएगा, है ना। इसके साथ साथ इनका फ़ायदा जो है, नॉर्मली जो शिकारी होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। जैसे कि जो भी बिग कैट जनरल लायंस या टाइगर्स होते हैं, उनकी जो सुनने की क्षमता जो बहुत तेज़ होती है, ठीक है, और उनके जो स्किन जो होते हैं वो थिक होते हैं। और एक होता है लायन टेल्ड मकाऊ कहते हैं, ये आपका लायन टेल्ड मकाऊ है, वो वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रीज़ पे ही रहते हैं वो।
और इनके जो भी सर होता है, इनके चिन के चारों तरफ जो है ऐसे सिल्वर वाइट कलर का जो ऐसे पूरे एक हेयर सा होता है जो ऐसे लायन की तरह ही दिखता है, और इनकी जो पूंछ होती है वो बिल्कुल लायन की जैसी होती है, तो इसलिए इनको जो है लायन टेल्ड मकाऊ कहा जाता है। इनका जो हेयर जैसे लायन के जैसा ही होता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे गुड क्लाइंबर्स होते हैं, ट्री के ऊपर ही रहते हैं, वहीं के फ्रूट सीड्स वगैरह खाते हैं, पत्ते वत्ते खाते हैं, और वो बाग वगैरह जो है उनको तोड़ के इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। तो ये जो है पूरे तरीके से आपके फूड ट्रीज के ऊपर ही जो फूड मिलता है वहीं पे खा के रहते हैं, वो कभी नीचे ही नहीं आते। एलिफेंट को देख लीजिए। एलिफेंट जो होता है वो आपके इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और इनके बहुत सारे एडेप्टेशन होती हैं। जैसे इनका एक लंबा सा सूंड होता है जो नाक की तरफ, उनसे वो रिस्पायर भी कर सकते हैं और वो फूड भी उनसे उठा सकते हैं। इनका एक टस्क होता है जिनसे वो ट्रीज वगैरह के बाहर को टीयर कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो एलिफेंट को जो है खाने की फूड की अवेलेबिलिटी की उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनके बड़े बड़े लार्ज ईयर्स होते हैं, कान जो इनके बड़े होते हैं, जो इसलिए छोटे से साउंड को भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा, जैसा आपने पेंगुइन में पढ़ा था कि यहाँ पे कान छोटे होते हैं, इनके कान बड़े होते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो हीट जो है ईजिली जो है लीज होगा, तो वो ठंडा रहेगा, है ना। तो उनका बॉडी ठंडा रहता है, और वो इधर अपने कान को हिला के भी जो है अपने बॉडी को ठंडा रख सकते हैं। इसके बाद जो भी डेजर्ट में होता है, तो डेजर्ट में आप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि जो भी कैमल वगैरह होते हैं वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो कैमल जो होता है वो अपना जो यूरिन होता है वो बहुत ही कंसनट्रेटेड, उसमें वाटर की कमी जो होता है, जो उनका मूत्र होता है उनमें वाटर की जो कमी होती है वो बहुत कम होती है, वाटर कम होता है, कंसनट्रेटेड होता है यूरिन, और वो एक समय पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पी सकते हैं और फिर बहुत दिन तक भूखे प्यासे रह सकते हैं वो। और जो भी ऊँट होते हैं ना, वो सडन अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज को वो क्या करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, सह सकते हैं। जैसे कि आप रेगिस्तान में जाओगे ना, तो वहाँ पे दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो कैमल उनको भी सह सकते हैं। उसके बाद एक होता है कैंगरू रैट, जो नॉर्मल डेजर्ट में पाया जाता है। ये क्या होता है कि नॉर्मली आपके कभी इनका पसीना ही नहीं चलता, और इनमें जो ऑयली कोट्स, उनकी बॉडी में ऑयली कोट होता है, जिनकी वजह से कि वाटर जो है लॉस नहीं होता इनकी बॉडी से। इसके साथ साथ जो भी रैट और जो भी छोटे छोटे जानवर होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, वो नॉर्मली क्या होता है कि डे के समय में अपने मान वगैरह में या जो भी छोटे छोटे बर्रोज वगैरह बना के रहते हैं, उनमें सुरंग वगैरह में रहते हैं, और दिन के समय में वो उसी में रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। और रात के समय में जब टेम्परेचर कम होता है तब वो अपने फूड के या खाने की तलाश में निकलते हैं। तो चूहे हो गए, स्नैक्स हो गए, सैलमेंडर हो गया, टॉर्टॉइज हो गया, ये जो होते हैं कुछ एनिमल्स जो होते हैं ये समर स्लीप में जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टावेशन कहते हैं, जिनकी वजह से वो गर्मी से बच सके। तो आपने जो पोलर बियर पढ़ा वो क्या जाता है, हाइबरनेशन में जाता है। हाइबरनेशन को हम क्या कहते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं, जब वो ठंड से बचने के लिए सोता है। और एस्टावेशन क्या होता है कि समर स्लीप, जब वो गर्मी से बचने के लिए सोते हैं। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, ये जो है आपके कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यही चैप्टर था हमारा जिसमें हम वेदर, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं और कैसे वो एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सब की मदद से वो डिफाइन होता है, और अर्थ जो है कैसे, अर्थ का रोटेशन जो है या सनलाइट जो है कैसे अफेक्ट करता है एक जगह के क्लाइमेट को, और वहाँ के एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो यही था इस चैप्टर में। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है। और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।